हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेज में। देखिए साथियों, हम मैथ में चैप्टर नंबर प्रश्नावली जो है वो 11वीं चल रही है और उस 11वीं में हमने लेक्चर नंबर 1 में जो समरूपता जो है वो होती क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। समरूपता के लिए क्या क्या कसौटी है, किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कोई आकृति समरूप है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो है ना लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक बहुभुज है। बहुभुज का मतलब ऐसी आकृति जिसकी भुजा जो है 2 या 2 से अधिक हो। ठीक है, तो कोई भी बहुभुज जो है वह समरूप कब होगा, पहले तो जो है हम ये देखते हैं। ठीक है, कि कोई भी बहुभुज समरूप कब होगा, जब जो है ना उसके संगत कोण क्या हो, संगत कोण समान हो। ठीक है दोस्तों, संगत कोण समान हो। साथ ही साथ दूसरी कसौटी जो है वो क्या आती है, दूसरी जो है कंडीशन क्या आती है कि उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा ना वो क्या होगा, समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, तो ये जो है ना समान हो, ये जो है दो कसौटी थी। यदि किसी बहुभुज में जो है ना ये दोनों बात हो रही है, इसका मतलब वे दोनों बहुभुज जो है ना या दोनों या तीनों कर लो तो वे तीनों या वे जो बहुभुज होंगे वे आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम इन बहुभुजों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हम इस चैप्टर में जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, सब कुछ जो हमने डिस्कस किया था वो त्रिभुजों के बारे में किया था। तो यहाँ पर भी जो है ना हम त्रिभुजों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, दो बहुभुज समरूप जो है ना कब होते हैं, जब उसके संगत कोण समान होंगे और उसके संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज भी क्या है, एक तरीके से क्या है आपका बहुभुज ही तो है, क्योंकि उसमें भुजा 2 या 2 से अधिक है। तो जो है ना त्रिभुज जो है समरूप कब होंगे, देखिए दोस्तों हम देखते हैं त्रिभुज समरूप कब होंगे कि जैसे कि आपको ये एक दे दिया गया है, एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। देखिए दोस्तों, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो त्रिभुज है ना वो समरूप कब होंगे, जब वे त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज के अलावा तीसरा कोई त्रिभुज जो है, दूसरा कोई त्रिभुज जो है ना वो समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों त्रिभुजों में संगत कोण जो है ना वो समान होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, संगत कोण समान। अब संगत कोण जो है ना, जैसे कि यहाँ पर ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, यहाँ पर P, ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। यहाँ पर B कोण और यहाँ पर Q कोण, ये दोनों भी आपस में समान होंगे। यहाँ पर C कोण और यहाँ पर जो है वो R कोण, ये भी जो है आपस में समान होंगे। तो इस तरीके से संगत कोण समान होंगे और उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा AB बटा PQ, ये किसके बराबर होगा, AC बटा PQ और साथ ही साथ BC बटा QR के। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से यदि ये दोनों जो है वो समरूप होंगे, यदि कोण A जो है वो किसके बराबर आ जाए, कोण P के, इसके साथ साथ कोण B जो है वो किसके बराबर आ जाए, कोण Q के, कोण C जो है वो किसके बराबर आ जाए, कोण R के। साथ ही साथ जो है ना AB बटे PQ जो है वो किसके बराबर होगा, AB बटे PQ जो है वो होगा AC बटे PR, ये किसके बराबर होगा, BC बटे QR। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना कसौटियाँ होगी जब दो समबाहु या फिर जब दो त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों को जो हम है ना कैसे लिखते हैं, देखिए दोस्तों, ये यदि कंडीशन हो गई, इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब यहाँ से जो है ना इस त्रिभुजों को देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन कौन से जो है ना कोण समान है, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात जो है वो समान है। आप सिर्फ इसको देख कर ही पता लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखिए यहाँ पर कोण A और कोण P, ये दोनों जो है आपस में समान होंगे, कोण A और कोण P। साथ ही साथ आपका कोण B और कोण Q, कोण B और कोण Q, ये दोनों कोण भी आपस में समान होंगे। साथ ही साथ कोण C और कोण A, ये कोण भी जो है ना आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों कोण जो है कि आगे समान। अब देखिए दोस्तों, AB भुजा बटे PQ, AB बटे PQ, इनका अनुपात जो है किसके बराबर होगा, BC बटे QR, BC बटे QR। साथ ही साथ AC बटे AC बटे PR। तो इस तरीके से जो है ना आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ इसको देख के भी बता सकते हो कि कौन से कोण समान है और कौन से भुजाओं का अनुपात जो है वो समान है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे थोड़ी बहुत त्रिभुजों की बात, जो है आपको नॉलेज इसका जरूरी था। अब एक यहाँ पे टॉपिक है समान कोणिक, समकोणिक त्रिभुज।
समकोणिक त्रिभुज, देखिए दोस्तों बात से साफ हो रहा है कि समकोणिक त्रिभुज जो है ना क्या होता है। समकोणिक त्रिभुज मतलब ऐसे त्रिभुज जिसमें जो है वो संगत कोण समान होंगे, उन्हें हम समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। तो इसको जो है कोई मतलब खास इसमें है नहीं, समकोणिक त्रिभुज जो है वो क्या होता है। अब जो है ना हम सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, इसको कैसे याद रखने हैं और किस तरीके से इसको सिद्ध करना है, और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, उन सब के बारे में जो है ना हम अभी आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस थेल्स प्रमेय के ऊपर ही ना आपकी पूरी 11.2 प्रश्नमाला है, आपके पूरे 4 या 5 नंबर इसके ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इस लेक्चर को अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, हम थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़े तो ये थेल्स प्रमेय जो है ना इसे हम क्या बोलते हैं, आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी बोलते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं अनुपात वाला कंसेप्ट आता है, इसलिए इसे बोला गया है आधारभूत अनुपातिकता। अनुपातिकता मतलब कहीं ना कहीं अनुपात इसमें आएगा। ठीक है, अब ये हमें क्या कहती है ये सबसे पहले हमें याद रखना है, साथ ही साथ इसको जो है सिद्ध कैसे करना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो प्रमेय होती है ना ये आपके एग्जाम में आती है, बस ये इतना लिखा हुआ होता है, बाकी जो है कुछ लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है, और इससे जो है ना हमें पूरा सिद्ध करना होता है कि क्या इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक स्टेप में इसको समझते जाते हैं। देखिए क्या बोला है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा है ना, वो यदि शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे ना तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला है कि कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, हम ये त्रिभुज खींच लेते हैं, हमें जो है पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये हमने त्रिभुज ले लिया। अब जो है ना आपको बोला गया है कि यह एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है दोस्तों, कोई भी एक भुजा है, एक भुजा के समांतर हम एक दूसरी रेखा खींच लेते हैं। ये जो इसने बोला, देखिए एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, कोई भी एक रेखा हम एक भुजा के समांतर खींच लेते हैं। देखिए दोस्तों BC आधार है ना, तो इसके समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ से हमने BC के समांतर जो है रेखा खींची यहाँ से, ठीक है, ये हमने रेखा खींची, इससे हमने नाम दे दिया BCD और E, ये जो हमने नाम दे दिया। और आपने बोला है कि यदि ये DE रेखा जो है यह अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब AB और AC को यदि प्रतिच्छेद करती है, देखिए दोनों भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दोनों भुजा जो है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समान अनुपात, जैसे कि इस D जो बिंदु है ना, इस D बिंदु ने AB भुजा को कौन कौन से अनुपात में काटा, कौन कौन से भाग में काटा, AD एक भाग तो ये बन गया और दूसरा भाग क्या बन गया B, और या फिर DB लिख सकते हो, ठीक है, दूसरा भाग ये बन गया। यहाँ पर दो भाग क्या बन गए, AE बटे क्या बन गए EC। तो ये जो है हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये जो है हमें क्या करना है, सिद्ध। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इस प्रमेय को समझिए। पहले ये आपको जो है समझना पड़ेगा कि प्रमेय क्या बोली, बात समझ आई होगी नहीं, कि कोई भी एक त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज के समांतर हमने एक रेखा खींच ली, और यदि ये रेखा यदि उन दोनों भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन सी होगी, AB और AC, अन्य दो भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करती है तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में मतलब ये भाग बटे ये भाग, ये किसके बराबर होगा, ये भाग बटे ये भाग के। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमें यह दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम क्या लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है, ये जो हमें दे रखा है, जिसमें क्या है कि BC जो है वो DE के समांतर है, तो जिसमें हम लिखेंगे जिसमें DE समांतर है BC की। ठीक है दोस्तों, समांतर के लिए हम साइन यूज करते हैं। इतना जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो है ना हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना पड़ेगा, ये जो है हमें दे रखा है, सिद्ध जो है वो क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए पहले लिखते हैं, हमें जो है पहले लिखना पड़ेगा, एग्जाम में सेम एज इट इज यूं ही लिखना है, सिद्ध करना है। हमें जो है वो सिद्ध क्या करना, देखिए हमें यह सिद्ध करना है कि जो AD बटा DB होगा, AD बटे DB, मतलब इन दोनों का अनुपात जो होगा किसके बराबर होगा, AE बटे EC के। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगे, मतलब इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक भाग ये बटे ये किसके बराबर होगा, ये बटे ये। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका काम हो गया, ये हमें जो है वो सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे हम देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे रचना, क्या करेंगे, रचना,
ठीक है दोस्तों, रचना जो है ना, रचना में क्या करना है कि आपको जो है ना क्या करना, देखिए रचना में बताता हूँ कि डी, बी और ई है, इसको मिलाना है और डी और सी को मिलाना है। पहला काम ये करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको किसी एक बिंदु से यहाँ से जो है ना आपको ए बी भुजा पर क्या खींचना है, लंब। तो यहाँ से जो है हम लंब खींच लेते हैं ए बी भुजा पर, ये जो है हमने लंब खींच लिया। और यहाँ से भी इस ए सी भुजा पर खींचना है लंब। इतना जो है आपके ये क्या है, ये जो है आपने लंब खींच लिया। ये जो है आपका क्या है, पूरे रचना है। तो क्या लिखेंगे हम कि बी ई और डी सी को मिलाया, डी सी को मिलाया, इतना जो है आपने किया। साथ ही साथ क्या किया कि आपने ए ई, इसको जो है आप नाम दे दो, अब ई है ना, इससे आप ए बी सी डी ई, एफ और जी नाम दे दो। इसको नाम दे दिया एफ और इसको नाम दे दिया जी, ठीक है दोस्तों। तो आपने जो है ना ई एफ लंब खींचा है, ई एफ लंब खींचा किसके ऊपर खींचा है, ए बी, इस पूरी भुजा के ऊपर लंब खींचा है ए बी, ये जो है आपने लंब खींच लिया, ठीक है। साथ ही साथ डी जी किसके ऊपर लंब खींचा है, ए सी भुजा के ऊपर, तथा डी सी जो है ना, डी जी ये किसके ऊपर लंब है, बी ए और सी भुजा के ऊपर। ये जो है आपने काम कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सब बताऊंगा ये रचना हमने क्यों की है। इस ई एफ को हमने ए बी के ऊपर लंब क्यों डाला है, और साथ साथ जी डी को हमने ए सी के ऊपर लंब क्यों डाला, ये जो है हम सब करेंगे। अब जो है हम यहाँ से लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उपपत्ति। अब उपपत्ति में जो है ना आपको क्या लिखना, देखिए उपपत्ति में देखिए आपको जो है ना पहले दो त्रिभुज लेते। देखिए सबसे पहले जो है ना आप क्या करोगे, ये वाला त्रिभुज लोगे। देखिए दोस्तों कौन सा वाला त्रिभुज लेना है, सबसे पहले देखिए मैं ब्लैक पेन से आपको मार्क करके बताता हूँ। आपको सबसे पहले त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज जो है ना आपको लेना है, ए डी और ई। सबसे पहले जो है ना ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है दोस्तों। ये वाला त्रिभुज जो है आपने ले लिया। अब जो है ना आपको क्या करना है ये देखना है। देखिए दोस्तों अब जो है ना आप क्या करोगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना क्या होता है, देखिए दोस्तों यदि आपको पता नहीं है ना तो मैं बता लूँ कि कोई भी त्रिभुज है, अब आपको पता नहीं इसका क्या होता है, तो कोई भी त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है ना तो उसको जो है उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लो। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो है वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये जो है उसका क्या होता है क्षेत्रफल, ठीक है। आधार तो जो है आपके पास होता है, जैसे कि ए बी सी है तो बी सी इसमें आधार है, लेकिन ऊंचाई आपके पास नहीं होती। तो मैंने आपको जो है पिछला जो 10th प्रश्नावली पढ़ाई थी, 10वीं प्रश्नावली, उसमें भी बताया था कि ऊंचाई का मतलब क्या होता है कि हम जो उसमें लंब खींच लेते किसी त्रिभुज में, लंब जो है ना दूरी कहो या लंब कहो वो उसकी ऊंचाई ही होती है। तो ये इस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई। तो हम ऊंचाई लेने जाओगे ना, ऊंचाई यदि आपको किसी त्रिभुज की लेने तो हम उस त्रिभुज में लंब खींच लेते हैं, इसलिए जो है हमने यहाँ पर लंब खींचे है ताकि जो है ना हमें ऊंचाई मिल जाए, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों अब हम लेंगे त्रिभुज ए डी ई में, क्या लेंगे त्रिभुज, हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो है ना वो क्या है, देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है ना आधार क्या है, देखिए एरिया ऑफ ए डी ई जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 आधार जो है ना इसमें क्या है, देखिए आधार। देखिए दोस्तों यदि आप लंब लेते हो ई एफ को, ठीक है दोस्तों, ये एफ ई को जो है लंब लेते हो तो आपका आधार किस में हो गया। देखिए दोस्तों जिसके ऊपर लंब पड़ता है ना वो इसका आधार होता है। तो लंब किसके ऊपर है, ए डी के ऊपर है ना, तो आप लिखोगे ए डी बटे जो है ए डी इंटू क्या हो जाएगा आपका ई एफ लिख लो, ठीक है दोस्तों, ई एफ, ये जो है आपने ले लिया। अब क्या करना, देखिए इतना जो है आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, पहले जो है ना आपने इस त्रिभुज का पहले ये बड़े वाला त्रिभुज लिया ए डी और ये वाला त्रिभुज लिया और इसमें जो है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई किया। आधा क्या है आपका ए डी और ऊंचाई किया आपने ई एफ। अब जो है ना इसके जो टच में है ना ये वाला आपको त्रिभुज लेना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा, पहले आप समझ लीजिए ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। कौन सा है, बी डी ई या फिर डी बी ई, कौन सा त्रिभुज ले लिया, डी बी ई में, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज हम लिखेंगे अतः त्रिभुज डी, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ मैं त्रिभुज डी ई, इसको आप नाम दे दो, देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1।
और जो है ना आप क्या करोगे त्रिभुज आप क्या लोगे DBE का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल जो है ना क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEB का वापस क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये जो है आपने ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम लिखेंगे कि त्रिभुज एरिया ऑफ DBE क्या होता है 1/2 आधार। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना आधार क्या है, आपने कौन सा त्रिभुज लिया है DBE, इसका मतलब इसमें आधार जो है ना, देखिए दोस्तों मैं बात बताऊं कि जो आपने लंब खींचा है ना EF, ये किसके ऊपर है, पूरी AB भुजा के ऊपर है। इसका मतलब ये जो लंब है ना वो AD का भी लंब है और DB का भी लंब है। इसका मतलब इस DB का लंब है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि आधार जो है इसमें क्या हो गया DB, और साथ ही साथ लंब तो आपके पास है ही EF। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका हो गया समीकरण 2। तो अब जो है ना आप क्या लिखोगे, समीकरण 1/2 आप लिखोगे समीकरण 1/2। तो इससे जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण 1, या फिर आप समीकरण वाला झंझट छोड़ दीजिए, आप जो है ना इसको निकाल दीजिए। ठीक है, समीकरण से आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको आप हटा दीजिए। अब आप लिखिए कि एरिया ऑफ, अब क्या कीजिए कि एरिया ऑफ ADE जो है ना इसमें भाग दे दीजिए एरिया ऑफ DBE। ये जो है आपने दे दिया भाग, तो भाग दिया तो इस ADE का एरिया क्या है 1/2 AD इंटू EF। ठीक है दोस्तों, ये आपने ले लिया, बट्टे में क्या है 1/2, इस एरिया ऑफ DBE क्या है 1/2 इंटू DB इंटू EF। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1/2 से 1/2 आपका कट गया, साथ ही साथ आपका क्या कट गया EF से EF कट गया। तो अब जो है ना आपके पास बचा क्या है, आपके पास ये बचा है कि AD/DB, इतना जो है आपके पास बच गया। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE, ये जो है आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE जो है आपके पास आ रहा है। DB जो आपके पास क्या आ रहा है AD/DB, इतना जो है आपके पास आ गया, मतलब AB/DB तो जो है हमने ला लिया। अब थोड़ा सा काम बाकी है, इतना काम जो है आपको समझना है, उसके बाद मैं आप इसको कैसे करना वो मैं बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, अब जो है ना वापस आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में आना है, इस ADE में। अब इस ADE में वापस आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, लेकिन इस बार जो है ना आप क्या करोगे कि ये जो लंबाई है ना ये नहीं लेके क्या लोगे DG, लंबाई आप क्या लोगे DG। तो DG लंबाई लोगे ना तो उससे होगा क्या, देखिए दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, DG जब आप लंबाई लोगे तो होगा क्या, DG आपने लंबाई ले ली मतलब लंब ले लिया, तो जो है ना इसकी आधा क्या हो जाएगा AE। तो अब जो है आपके पास आ जाएगा, देखिए लिखता हूँ वापिस क्या लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है ना आपने एरिया ऑफ ADE क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ADE आपने निकाल लिया 1/2, आधार जो है आपका क्या आ गया, देखिए ये आपने लिया है तो आधार जो है आपका क्या आ जाएगा AE, ये हो जाएगा, तो आधार हो गया आपका AE इंटू ऊंचाई आपकी क्या होगी आपकी DG आपकी ऊंचाई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है ना अब आप कौन सा त्रिभुज लोगे, अब आपका त्रिभुज बच गया ये वाला। ठीक है ना, देखिए दोस्तों ये वाला लंब लिया ना तो ये वाला त्रिभुज लोगे। ठीक है दोस्तों, ये आपने त्रिभुज ले लिया ये वाला, तो क्या ले लिया आपने ECD, त्रिभुज EC या फिर ECD लिख लो। तो त्रिभुज एरिया ऑफ EC या फिर ECD का क्षेत्रफल जो है ना एरिया ऑफ ECD क्या हो जाएगा 1/2 आधार जो वापिस देखिए दोस्तों आधार जो है ना यही होगा EC होगा, तो EC इंटू ऊंचाई जो है इसकी क्या होगी वापस लंब इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है DG, क्योंकि DG लंब है ना वो इस पूरी AC भुजा के ऊपर है, तो DG आपका हो गया लंब। ठीक है दोस्तों, DG आपका हो गया लंब, ये जो है हमने लिख लिया DG। देखिए दोस्तों ये आपका एक डेढ़ पन्ने का है, लेकिन जो है बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब आप भाग दे दीजिए एरिया ऑफ ADE, इसमें भाग दे दीजिए एरिया ऑफ ECD का। जब आपने भाग दिया ना तो आपके पास जो है ना देखिए वापस आ गया 1/2 इंटू AE इंटू DG, इसके बाद वापस 1/2 इंटू EC इंटू DG। अब आप क्या करोगे, देखिए वापस 1/2 से 1/2 कट गया, देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, आपका वापस DG से DG कट गया, तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, आपके पास निकल के आ रहा है कि एरिया ऑफ
ADC बटे एरिया ऑफ ECD किसके बराबर आ गया, AE बटे EC। ये जो है आपके आगे बराबर। अब जो है ना आपको क्या करना है, इतना जो है आपको समझ में आ गया है। एक बार जो है इसको लिखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों हमको क्या करना, देखिए अब देखिए दोस्तों इतना जो है आपको समझ में आ गया। अब जो है ना आप एक काम कीजिए कि इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है दोस्तों, या फिर जो है दे दीजिए इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ये जो है आपने कर लिया। अब एक मैं आपको अच्छी से एक ट्रिक तो नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज होंगे ना, वो हमेशा समान होते हैं। भले 10 बनो, 5 बनो, 2 बनो, 3 बनो, जो दो समांतर रेखाएं होती है जैसे कि DE और BC है, दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि हम बात करें त्रिभुज किस किस की, देखिए दोस्तों दो त्रिभुजों की बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए दो त्रिभुज कौन से हमारे पास, दो त्रिभुज है आपके पास। एक त्रिभुज है D, कौन सा लिया है आपने, DBE। एक त्रिभुज आपने लिया है DBE, त्रिभुज DBE, और एक त्रिभुज जो है आपने लिया है त्रिभुज ECD। ठीक है दोस्तों, EC या फिर ECD, ये जो है आपने दो त्रिभुज लिए है। अब DBE जो है ना आपका, DBE, इस त्रिभुज का आधार जो है क्या है, इस त्रिभुज का आधार भी D है, और साथ साथ जो आपने त्रिभुज लिया है ECD, इसका भी आधार जो है वो क्या है, DE। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का आधार समान है। ठीक है, साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज जो है ना कहाँ पर बने हैं, दो समांतर रेखा DE और BC के मध्य बने हैं। इसका मतलब एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले त्रिभुज समान होते हैं। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समान होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको बात यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए दोस्तों मैं लिखूँ बात जो है ना लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपने लिख लिया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि आपने लिख लिया तो मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, इसको जो है आप लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि चूंकि त्रिभुज, क्या लिखूंगा, देखिए दोस्तों मैं कि चूंकि त्रिभुज DBE, क्या लिखा है आपने, DBE और त्रिभुज ECD दोनों एक ही आधार और समांतर रेखा और DE समांतर BC के मध्य बने हैं। ठीक है, अब यदि ये दोनों इन दोनों के मध्य बने हैं, इसका मतलब त्रिभुज DBE जो है ना वो समान होगा त्रिभुज ECD के। अब यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में है समान, ठीक है, और साथ ही साथ एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं ना, तो ऊपर तो देखिए दोस्तों क्या है, त्रिभुज ADE, और यहाँ पर भी त्रिभुज क्या है, ADE। मतलब ऊपर तो दोनों तरफ त्रिभुज समान है, लेकिन नीचे जो है ना त्रिभुज क्या है, DBE, और यहाँ पर भी नीचे त्रिभुज है ECD। इसका मतलब दोनों अलग अलग है ना, लेकिन हमने इन दोनों को समान सिद्ध कर दिया। अब समान सिद्ध कर लिया, इसका मतलब इसका ये भाग और ये भाग, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो है ना वो बाया भाग समान हो गया। और यदि बाया भाग समान हो गया ना, तो हम वो बोल सकते हैं कि इसका दाया भाग भी समान होगा। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे अब अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जो है ना आप लिखोगे कि एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ DBE, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ ECD के। ठीक है दोस्तों, इससे जो है आपके पास क्या आ गया कि AD बटे DB किसके बराबर आ जाएगा, AG क्या था आपका, AE बटे EC। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका काम अब बन गया है। तो यही जो है आपको सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लंबा है लेकिन है सिंपल, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपको कंसेप्ट याद तक तो है, जो मैंने आपको समझाया है वो आपने समझा है। अब इसको याद कैसे रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा शायद तक। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि इसको हमें याद कैसे रखना है। सबसे पहले देखिए, याद तक तो जो है ना, रचना तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, याद तक तो जो है आप याद रख लोगे।
अब इसके बाद आना है और क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज ABE का ADE का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा जो ऊंचाई है कौन सी लेकर, EF ऊंचाई लेकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि आपने EF ऊंचाई ली है तो आधा तो जो है वो ADE हो जाएगा। एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और इसके जो है ना इसके बगल में मतलब जो EF लंब है वो किस आधार के ऊपर, AD ऊपर है, साथ साथ DB के ऊपर भी है ना। इसका मतलब आपने एक बार ये त्रिभुज ले लिया, साथ साथ इस साइड वाले त्रिभुज कौन से लोगे, DBE। एक बार ये दोनों त्रिभुज ले लिया। अब इन दोनों त्रिभुज को जो है वो बट्टा बट्टी में कर लो, मतलब इन दोनों त्रिभुजों का भाग दे दो। इतना आपने कर लिया। अब आप वापस क्या करोगे, वापस बड़ा वाला त्रिभुज लोगे, लेकिन इस बार जो है आप जो ऊंचाई लोगे, आप लंब लोगे, वो कौन सा लोगे, DG। ये आप लंब लोगे, तो आपने लंब DG ले लिया तो आपका आधा हो जाएगा AE। ठीक है दोस्तों। इसके बाद त्रिभुज आपको कौन सा लेना है, ये आपको ECE आपने त्रिभुज ले लिया ना, तो यहाँ से जो है ना वापस आपका लंब जो है वो DG हो जाएगा और आधा जो है EC हो जाएगा। इससे जो है ना यहाँ पर आप भाग दोगे तो आपको जो है 2 समीकरण मिल जाएंगे। और 2 समीकरण आपको मिल गए ना, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से काम है कि आपको इन दोनों त्रिभुजों को समान बताना है। आपको जो ये झंझट में याद रखनी नहीं है, आपको सिंपल सा है इन दोनों त्रिभुजों को समान करना है। और यदि आपने इन दोनों त्रिभुजों के अनुपातों को समान कर दिया, इसका मतलब ये अनुपात भी जो है ना ऑटोमेटिकली समान हो जाएंगे। तो आपको जो है ना 2 स्टेप याद रखना है कि 2 बार तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपको क्या ये डायग्राम आप याद रख लोगे, आप रखोगे 2 बार जो है इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 बार इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक बार EF लेकर और एक बार DG लेकर, 2 बार निकाल लिया। इसके बाद एक बार इसका निकालना है और एक बार जो है वो इसका निकालना है। टोटल आपको 4 बार क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसमें से एक बार इसका निकाल के इसका भाग देना है और दूसरी बार इसका निकाल के इसका भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इस तरीके से आपको करना है। इसमें जो है ना आपको सिद्ध यही करना है कि आपका AD जो है AD बटे DB किसके बराबर हो जाएगा, AE बटे EC के। इस तरीके से जो है आपको ये सवाल करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। है सिंपल, थोड़ा सा लंबा है, टाइम जाएगा इसमें, अच्छा सा है, तो जो है आप इसे एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम जो है उसका सॉल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपकी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई भी त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के अंदर हमें यदि एक बात दिख गई कि आपकी कोई भी 2 भुजाएं समांतर है, जैसे कि BC जो है वो समांतर हो गई है आपकी D। यदि 2 भुजाएं समांतर हो गई है तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AD बटे DB किसके बराबर हो जाएगा, आपका AE बटे EC के। ठीक है दोस्तों, AE बटे EC के। इस तरीके से जो है ना आपको ये जो है थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए और वो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी थेल्स प्रमेय इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, आपको जो है एग्जाम में यह पूछी जाती है। और यदि एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती तो भी जो है आपको इसके ऊपर सवाल जो है बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जितना लगा होगा कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। इसकी प्रश्न वाली तो जो है वो इससे भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम जो है अब आगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, थेल्स प्रमेय जो है ना हमें क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में, बड़ी शॉर्ट में समझते हैं। आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये जो है आपके पास एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का नाम है आपके पास A, B और C। और यदि आपके पास कोई भुजा है ना इस B, जो कि क्या है DE, और यदि ये भुजा BC के समांतर है, क्या है कि जो BC के जो DE भुजा है वो BC के समांतर है, तो इसका मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि AD बटे B या फिर DB AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। बात जो समझ में आ रही होगी कि यदि किसी त्रिभुज में DE समांतर हो गया BC के, इसका मतलब AD बटे क्या हो जाएगा DB और AE बटे EC, ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जो है इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म है। अब जो है ना देखिए दोस्तों, एक काम कीजिए, आपने जो है ना अनुपातिकता का प्रमेय तो समझा होगा। जैसे कि आपके पास ये 5 है और यहाँ पर भी जो है 5 है, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने जो है बराबर का निशान लगाया है। और यदि आपने यहाँ पर जोड़ लिया 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तो आप जो है यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया, तो 5 और 1 6 हो गए और यहाँ वापस 5 और 1 6 हो गया, मतलब जो है बराबर तो रहेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है ना अब यहाँ पर यही करने वाले हैं। एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए
कि यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ जो है ना एक जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको जो है ना क्या करना है, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इससे जो है ना हम समानुपातिकता का नियम जो है ना, मतलब जिस तरीके से मैंने एक एक दोनों तरफ जोड़ा था उसे हम समानुपातिकता नियम कहते हैं, समान अनुपात का। उस नियम से जो है ना हम इससे दो और नए कंसेप्ट बनाते हैं, जो कि क्या होता है कि ए बी बटे हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए सी बटे ई सी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इससे जो है ना ये निकल के आता है कि ए बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ई सी। और साथ ही साथ ये भी निकल के आता है कि ये और ए बी बटे ए डी बराबर हो जाएगा किसके ए सी बटे ए। बात जो है समझ में आ रही होगी कि देखिए ए बी बटे डी बी था, ये आ गया, बराबर किसके है ए ई बटे ई सी के, ये आपको मिल गया। और इसके साथ साथ अब आपका यहाँ से जो आपने क्या निकाला कि ए बी बटे डी बी, ये किसके बराबर हो जाएगा ए सी बटे ई सी के, सॉरी दोस्तों ई सी के। ठीक है, ए सी बटे ई सी के। बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से जो ये होता है, कैसे होता है देखिए, अनुपातिकता के हम फ्रेम में से समझते हैं। यहाँ पर जो है ना ये आप दोनों तरफ एक एक जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। पाँच है दोनों तरफ, दोनों में एक एक जोड़ा तो 6 हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। तो हम दोनों में एक एक जोड़ लेते हैं। तो ए डी बटे डी बी मैं ये सिद्ध करके बता रहा, आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जो है ना थोड़ा सा आपको दिमाग में रहना चाहिए। एक मैं बता लेता हूँ, दूसरा जो है ना आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने दोनों तरफ एक एक जोड़ लिया, तो एक एक जोड़ा ना तो क्या हो जाएगा, आपने लसपर ले लिया तो क्या आ जाएगा डी बी, लसपर आ गया, एलसीएम ले लिया आपने। तो यहाँ पर जो है डी बी में डी बी का भाग दिया तो एक ही आ जाएगा, एक को ए डी से गुणा किया तो ए डी आ गया। अब डी बी में एक का भाग दिया तो डी बी आ गया, डी बी को एक से गुणा किया तो डी बी आ गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ना ए सी है, सॉरी ए ई है प्लस ए सी हो जाएगा बटे ई सी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंपल सी बात है ना, ए डी बटे डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी जो है क्या होगा ए सी। ठीक है, सॉरी ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया ए बी बटे नीचे तो है आपका क्या डी बी। यहाँ पर भी देखिए ए ई बटे ए सी क्या हो जाएगा ए सी बटे ई सी। ये जो है आपको काम हो गया। तो देखिए दोस्तों यही है ना, ए बी बटे डी बी बराबर है ए सी बटे ई सी के। आपको तो जो है ये इससे कोई मतलब है नहीं, बस थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे कि अब कभी आप भूल जाओ ना तो अनुपातिकता के फ्रेम से इसको यूज कर सकते हो। बाकी आपको इन तीनों को याद करना, 1, 2 और 3, इन तीनों से जो है आपके सवाल होंगे। बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। इन तीनों से जो है आपकी पूरी 11.2 प्रश्नमाला होती रहेगी। अब जो है ना एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप जो है ना अपने स्कूल से जो है, अपने घर से जो है वो स्कूल गए, इसका मतलब आप स्कूल से घर भी तो आ सकते हो ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि यदि आप अपने घर से स्कूल गए मतलब गए, आप घर वापस आ नहीं सकते, ऐसा कभी होगा नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि यदि डी ई समांतर बी सी से आपका ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी आता है, इसका मतलब आपका इसका उल्टा भी तो हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ये तीर जो है ना ये ऐसा हो जाएगा, तीर कैसा हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब यदि आपको दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इस तीर बदलने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको ए डी बटे डी बी दे रखा है बराबर ए ई बटे ई सी के, ये जो है आपको यदि दे रखा है तो इससे जो है ना आप ये कह सकते हो कि डी ई जो है वो समांतर होगा बी सी के, ये आप कह सकते हो। लेकिन जब ये फ्रेमें आई थी ना उस समय ये कह सकते हैं नहीं कह सकते, लोगों को डाउट था। तो जो है ना इसके लिए इसकी विलोम बनाएगी, इसकी जो थेल्स फ्रेम है ना इसकी विलोम बनाएगी। तो अब जो है हम उसको ही समझेंगे कि जो थेल्स फ्रेम है उसका विलोम क्या है। विलोम आपको अब समझ में आ गया है कि यदि देखिए ये पहले ये था, अब इसका उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा कि यदि दोनों भुजा समान अनुपात में है, इसका मतलब वो जो है ना दो समभुजाएं जो है वो समांतर होगी। ये जो इसका विलोम है, तो इसको जो है हम एक बार सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपको दोनों फ्रेमें याद रखनी है। आपको जो है एग्जाम में 101% ऐसी फ्रेमें पूछी ही जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार इस फ्रेम को भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे, देखिए आपको बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बी सी जो है ना वो समांतर होगा डी ई के, ये जो है आपको सिद्ध करना है। अब इसको जो है ना इसके लिए आप क्या करोगे कि आप मान लो कि यह जो डी बी सी भुजा है ना वो डी ई के समांतर नहीं है, आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यदि आप मानोगे ना तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है ना एक रचना कर लेते हैं डी ऑफ एफ की। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपकी डी एफ। तो जो है ना हम क्या करेंगे, देखिए उपपत्ति लिखते हैं पहले, उपपत्ति, और उपपत्ति लिखी और आपने माना कि देखिए आपने क्या माना कि
माना कि BC भुजा क्या है, DE के समांतर, DE के समांतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यह नहीं है इस DE के समांतर, BC भुजा इस DE के समांतर नहीं है, तब कोई जो दूसरी भुजा होगी वो तो इस BC के समांतर होगी ना। तो आपने जो है मान लिया समांतर नहीं है तथा समांतर नहीं है, तथा आपने यह भी माना कि यह जो BC है ना, यह जो DF है, जो आपने नई भुजा खींची है, DF जो है ना वो BC के समांतर है। यह जो है आपने माना। बात जो समझ में आई होगी कि आपने क्या मान लिया कि आपको सिद्ध करना था कि BC भुजा DE के समांतर है। चलो आपने इसका ही उल्टा मान लिया। आपने क्या माना कि BC भुजा DE के समांतर नहीं है। अब यदि यह BC भुजा DE के समांतर नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कोई तो भुजा होगी जो इस BC के समांतर होगी। तो आपने कहा कि ये DF जो भुजा होगी वह BC के समांतर होगी। और यदि DF भुजा BC के समांतर है, तब जो है ना हम क्या कह सकते हैं, यदि कोई किसी त्रिभुज में दो भुजा समांतर हो तो वो जो है ना अन्य त्रिभुज की दो भुजा है उसको समान अनुपात में बांटती है। ये आपके आधारभूत प्रमेय है। तो जो है ना आप क्या लिखोगे, ठीक है, अब आप जो है लिखोगे चूँकि, यही भी लिखते हैं, चूँकि DF जो है ना वो समांतर है BC के। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमने माना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, माना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आधारभूत प्रमेय से जो है ना आप यह बोल सकते हो कि AD बटे DB। ठीक है दोस्तों, AD बटे DB और ये किसके बराबर होगा, AF बटे FC से। यही जो है आपके आधारभूत प्रमेय है कि AD बटे DB बराबर होगा AF बटे FC के। क्यों होगा, क्योंकि आपने ये जो DF और BC भुजा है वो आपस में समांतर है, और यदि समांतर है इसका मतलब ये जो है ये भाग, देखिए ये भाग और ये भाग, इसका बटाबटी, और ये भाग, इन दोनों का बटाबटी जो है वो समान होगा। ये जो है आपने लिख लिया। आप क्या लिखोगे, आधारभूत प्रमेय से या फिर थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब ये थेल्स प्रमेय से है, अब ये दोनों समांतर है। ठीक है, लेकिन आपको ये दे रखा है, आप लिखोगे लेकिन, ठीक है, लेकिन आपको क्या दे रखा है कि लेकिन AD जो है ना वो किसके समांतर है, BD के, सॉरी AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको दिया है, ये आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना देखिए, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड में देखिए, बाएं साइड में देखिए, यहाँ पर भी AD बटे BD और यहाँ पर भी क्या है, AD बटे BD। ठीक है, इसका मतलब अतः आप लिखोगे, अतः दोनों का जो है ना बायां पक्ष बराबर है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। इसका मतलब दोनों का दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इसका भी दायां पक्ष और इसका भी दायां पक्ष क्या है, देखिए इसका दायां पक्ष है AF बटे FC और यहाँ पर क्या है AE बटे EC। ये जो है यहाँ तक जो है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, कि यदि दोनों भुजा, ये थेल्स प्रमेय वाला और दिया है, इन दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो इसका दायां पक्ष भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये आपने जो है वो लिख लिया। अब जो है ना आप क्या कर लो, इन दोनों में जो है ना दोनों तरफ एक एक जोड़ लो, आपका काम जो है वो हो गया। दोनों तरफ आप लिखोगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर ये जो है आपने लिख लिया। और जब आपने एक जोड़ा ना तो आपको क्या मिला पता है, जोड़ लीजिए, पहले जोड़ के देखते। AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। ये जो है आपने कर लिया। जोड़िए, एक जोड़ोगे तो वापस देखिए FC आपका लसअप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AF बटे FC बटे FC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर AE प्लस EC बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर EC। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका आ गया। अब देखिए AF प्लस FC क्या होता है, AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AC। देखिए ये आपका AF और ये है आपका FC, इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो जाएगा AC। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर AC प्लस बटे FC तो है ही पहले से। ठीक है, यहाँ से जो है ना AE बटे EC क्या होगा, AE कहाँ पर है, ये आपका ये, तो AE बटे EC क्या हो जाएगा यहाँ पे AC। ये आपका हो गया AC। ठीक है दोस्तों, बटे में क्या आ गया, EC। अब यहाँ से क्या काम कीजिए कि आप AC और AC आ गए, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि EC बराबर आ गया FC। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके पास EC और FC बराबर आ गए। अब देखिए दोस्तों, EC और FC बराबर आने का मतलब क्या है, ये आप समझिए। EC
और एफ सी। इसका मतलब ये दोनों बराबर आने का मतलब क्या है, देखिए ई सी और एफ सी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि देखिए ई सी क्या पे यहाँ पर है और ई जो है यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों समझिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि ये मान लो ई है और ये मान लो सी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, सी है और यहाँ पर भी क्या है, एफ है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, तभी तो दोनों बराबर आए ना, तभी तो जो है ना ई सी और एफ सी बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ई भी वही है और एफ भी वही है, दोनों एक ही तो है ना, कोई अलग होने की बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से मतलब एकदम संपाती हो जाएंगे, दोनों जो है वो संपाती हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। और यदि आपस में मिल जाएंगे तो हम डी एफ कहो या एफ डी ई कहो या डी एफ को, बात एक ही है। ये जो आपको समझ में आया, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए ना, दोनों एक ही हो गए, इसका मतलब हम बोले कि डी एफ कहो या फिर डी ई कहो, बात जो है वो एक ही है, ठीक है दोस्तों। अतः हम क्या लिखेंगे, चूंकि ई एफ व एफ सी बराबर है, इसका मतलब देखिए दोस्तों, इसको एक बार आप लिखिए, इसके बाद देखिए हम लिखते हैं कि चूंकि ई सी व एफ सी बराबर है, अतः जो है ना आप क्या लिखोगे कि डी एफ डी ई बराबर हो जाएगा डी ई, या फिर डी एफ बराबर हो जाएगा डी ई के, ठीक है। डी एफ और डी ई बराबर हो गए तो जो है ना आप डी एफ की जगह क्या लिख सकते हो, डी एफ की जगह क्या लिख सकते हो, डी ई लिख सकते हो। और डी ई लिख लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। तो अतः जो है ना आप अतः आप क्या लिख लोगे, अतः डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। देखिए दोस्तों, थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो क्या है, इसको हम एक बार इसका स्टेटमेंट समझते हैं। आपको बोल रखा है कि यदि एक रेखा जो है ना वो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए दोस्तों क्या बोल रखा है, आपको जो है ना बोला है कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, आपको त्रिभुज बनाना है, ये आपने बना लिया त्रिभुज। अब आपको बोला है कि ये त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस त्रिभुज को जो है ना कोई एक रेखा है, अब हम रेखा ले लेते हैं, मान लो हमने ले ली एल, ठीक है दोस्तों, एल रेखा ले ली। तो ये जो एल रेखा है ना वह इस त्रिभुज को डी और ई पर काटती है, और ये डी और ई पर काटती है, साथ ही साथ जो है ना यह इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में मतलब यह रेखा एल जो है वो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी बनाती है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। अब जो है ना आपको यदि ये होता है तो आपको क्या बोला है कि तीसरी भुजा की ये जो रेखा होगी एल वो समांतर होगी, ये आप सिद्ध कीजिए। बात समझ में आ रही होगी कि यदि कोई रेखा एल इस त्रिभुज को जो है ना, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे तो ये तीसरी भुजा के जो है वो समांतर होगा। इसका जस्ट उल्टा है, जो आपने थेल्स प्रमेय किया है ना इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है देख क्या रखा है ये आप लिखोगे, दिया है। आपको क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, ए बी सी एक त्रिभुज है और एल भुजा जो है ना आप लिख लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। और एल जो है ना, और साथ ये लिख लीजिए कि ए डी बटे डी बी बराबर है आपका ए ई बटे ई सी। यही तो जो है आपको बोलेगा, हम ना भाषा ना लिख के हम जो है शॉर्ट में लिख लिया कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ठीक है। ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है ना आपको सिद्ध क्या करना है ये भी देखना पड़ेगा। आपको जो है ना यह सिद्ध करना है, देखिए आप लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो रेखा एल है ना वो किसके समांतर होगी, बी सी के समांतर। रेखा एल बी सी के समांतर कहो या क्या कहो कि जो डी ई रेखा है ना, डी ई इस त्रिभुज में तो डी ई है ना, तो डी ई समांतर होगी, समांतर है, डी ई समांतर होगी आपकी बी सी के, ठीक है दोस्तों। यह जो है आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। बात जो है आपको समझ में आ रही होगी कि ये दोनों समान आए ना, इसका मतलब डी ई और डी एफ समबाती है, मतलब जो आपने माना था और जो आपने लिखा है वो दोनों एक ही है, कोई अलग अलग है नहीं। कोई एफ जो है ना वो कोई अन्य नहीं है, ये एफ जो है वो ई के ऊपर ही है, बस आपको जो है इतना लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। बस आपको जो है ना क्या करना है कि एक बार आपको जो सिद्ध करना है वो आपने लिखा ही है, ठीक है। इसके बाद आपको इसका
उल्टा मान के जो है ना कोई एफ लेना है, उससे आधारभूत प्रमेय लगाकर आपको एक जोड़ के काम कर लेने का है। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपके थेल्स प्रमेय की विलोम, जो आपकी आधारभूत प्रमेय है उसका विलोम। ठीक है, आपकी आधारभूत प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट है। विलोम तो जो है कभी इतना पूछते हैं नहीं, लेकिन आधारभूत प्रमेय आपको अच्छे से समझनी है। लेकिन आधारभूत प्रमेय और आधारभूत प्रमेय से जो आपने 3 जो निष्कर्ष निकाले थे वो, और साथ ही साथ ये आपकी इसकी विलोम, इसको जो है अच्छे से याद रखना है और इसके ऊपर सवाल जो है वो बहुत ही अच्छे से बनते हैं। सिंपल सवाल है, आपको जो है इस प्रश्नावली को करने का बहुत ही मजा आएगा, मैं आपको यह गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बस जो है आप इन दोनों को आज के इस वीडियो में जो आपने इन दोनों को समझा है उसको 1-2 बार लिख लीजिए, रिवाइज इसको कर लीजिए, ताकि जो है ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों ये आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक ठोकना है। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों, अपने साथियों को शेयर कीजिए, ताकि जो है चैनल हम भी जो है वो आपको जो है अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो प्रोवाइड कराते हुए, और भी जो है वो फटाफट फ्लुएंटली जो है अधिक से अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड कराने की, जल्दी से जल्दी कोर्स जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको जो है क्या करना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ना है और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।